जय हिंद साथियों, आइए पुनः मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ अपने जो है मिसलेनियस टाइप का जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर। तो आज हम लोग उसके आगे जो हमारे कलेक्शन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था, लास्ट क्वेश्चन था मरियम भवन, पंचमहल, है ना, ये बुलंद दरवाज़ा, ये सब कहाँ है? तो फतेहपुर सिकरी, और फतेहपुर सिकरी बोले तो क्या आगरा, और आगरा बोले तो यूपी। ठीक है, इतना हम लोग पढ़े थे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान देंगे, लेंगपुई हवाई अड्डा कहाँ है? ध्यान रखिएगा, लेंगपुई हवाई अड्डा। देखिए हवाई अड्डा का नाम भी पूछता है कि फलाना हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ध्यान रखेंगे ये लेंगपुई हवाई अड्डा कहाँ है भाई। तो हम लोग जानते हैं, पहले हम आप लोग को शायद पढ़ा है, पुराने लोगों को मिजोरम का नाम सुने हैं। हमारा एक जो है स्टेट है जिसका नाम है क्या, मिजोरम। तो मिजोरम में जो है लेंगपुई हवाई अड्डा है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। मिजोरम की बात आ गई तो थोड़ा सा जान लेते हैं। मिजोरम की राजधानी कहाँ होती है? मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजॉल। आइजोल कहिए चाहे आइजॉल कहिए, ठीक है। और मिजोरम की बात आ गई तो ये भी ध्यान रखिएगा कि दूसरे नंबर का, ठीक है, साक्षर वाला, सबसे अधिक साक्षरता का प्रतिशत वाला जो है राज्य कौन सा है? यही है, कौन? मिजोरम। जैसे केरल, हमारे देश का सबसे जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरल का, लगभग 97% से ऊपर, 100 उसको हम लोग मानते हैं, है ना। तो उसी तरह से सेकेंड नंबर पे कौन आता है? मिजोरम, जिसकी कैपिटल कहाँ है? आइजोल। और यहीं पे है लेंगपुई हवाई अड्डा, बराबर है। अब क्वेश्चन है कि भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो याद रखेंगे सांता क्रूज मुंबई, ठीक है, सांता क्रूज हवाई अड्डा मुंबई। शायद उसको जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलते हैं, एक बार देख लीजिएगा, छत्रपति टर्मिनल, बराबर है। तो ध्यान रखेंगे कि ये लेंगपुई हवाई अड्डा जो है कहाँ है? तो मिजोरम, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपको, हजार मंदिर, ये मंदिर का नाम है, ये कहाँ स्थित है? इस मंदिर का नाम है हजार मंदिर, ठीक है। और सबसे पहले क्वेश्चन, जैसे कल आपको बताए थे, सास बहू मंदिर किसके लिए है? विष्णु भगवान के लिए है। मामा भांजा मंदिर शिव भगवान के लिए है। तो यहाँ पर क्या है भाई, हजार मंदिर, ये किसके लिए है? तो भगवान राम के लिए, श्री राम के लिए है, ठीक है। और याद रखेंगे कि हजार मंदिर को किसने बनवाया था? तो याद रखेंगे साउथ इंडिया के एक फेमस जो है ना, दक्षिण भारत में एक फेमस जो है राजा थे, कौन? कृष्णदेव राय, ठीक है। और कृष्णदेव राय के बारे में हम लोग जानते हैं कि कृष्णदेव राय, इनके दरबार में कौन लोग रहते थे? अष्ट दिग्गज। देखिए, एक है अष्ट दिग्गज, अगला है अष्ट प्रधान, फिर क्या है? नवरत्न, ठीक है। तो सुनिएगा, थोड़ा इसको क्लियर कर लीजिए। अष्ट दिग्गज, 10 से देवरा, कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी राजा थे, कौन? कृष्णदेव राय। और इनकी एक पुस्तक भी है, अमुक्त माल्यदा। कृष्णदेव राय, इनकी एक फेमस पुस्तक है, उसका नाम क्या है? अमुक्त माल्यदा। याद रखिएगा, इसके राइटर कौन है? श्री कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, ठीक है। तो अष्ट दिग्गज उनके दरबार में थे। और अष्ट प्रधान की बात आ गई तो याद रखेंगे किसके? शिवाजी महाराज, उनके दरबार में थे, कौन? अष्ट प्रधान। और नवरत्न की बात आ गई तो 2 है नवरत्न, 2 जो है शासक जो थे, महाराजा थे, उनके दरबार में थे। एक तो हमारे अकबर,
अकबर के भी दरबार में 9 रत्न थे, और एक नाम सुने होंगे क्या, ये द्वितीय, कौन द्वितीय, यस चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, विक्रमादित्य। ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य। और सुनेंगे यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ हम बताते हैं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं चंद्रगुप्त जो है, विक्रमादित्य जो है, तो टोटल जो है विक्रमादित्य कितने हुए, टोटल जो है कितने हुए, तो याद रखेंगे 14। और 14 में चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो हुए, ये जो है सबसे ज़्यादा प्रतापी हुए। वंस मोर, टोटल विक्रमादित्य कितने हुए, 14। 14 में से जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा फेमस थे। तो इनके भी दरबार में थे क्या, 9 रत्न। और याद रखिएगा 9 रत्न कंपनियां भी होती हैं, महारत्न कंपनियां भी होती हैं, इनकी संख्या घटती बढ़ती है। इसको एग्जाम में जाने से पहले याद रख लीजिए कि अभी वर्तमान में भारत में 9 रत्न कंपनियां कितनी हैं, या किसको शामिल किया गया है, किसको हटाया गया है, महारत्न कंपनियां कितनी है, ये क्वेश्चन आता है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। त्रिपुरा का नाम सुने हैं, ठीक है, और त्रिपुरा में एक त्योहार मनाया जाता है, उस त्योहार का नाम क्या है भाई, बाबा गरिया पूजा। ध्यान रखिएगा, एक त्योहार है, उसका नाम क्या है, बाबा गरिया पूजा। ये त्योहार है कहाँ भैया, त्रिपुरा। त्रिपुरा का नाम सुने हैं। और त्रिपुरा की राजधानी कहाँ होती है, हाँ होती है, मतलब है कहाँ, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अब क्वेश्चन पूछता है कि त्रिपुरा जो हमारा स्टेट है, उसका राष्ट्रीय जो है लैंग्वेज क्या है, माने ये राजकीय लैंग्वेज क्या है। तो याद रखेंगे, अभी बंगला याद रखिएगा आप लोग। और सबसे ज़्यादा बंगला कहाँ बोला जाता है, तो पहले हम लोग पढ़ते थे पश्चिम बंगाल, अब पढ़िएगा कहाँ, त्रिपुरा। सबसे ज़्यादा जो है बंगला कहाँ बोली जाती है, तो त्रिपुरा में। और त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला। और ये भी याद रखिएगा कि त्रिपुरा जो है, इसका नाम पड़ने का रीज़न है, ये हमारा राज्य ऐसा है कि 3 साइड से घिरा हुआ है। किससे, बांग्लादेश से। किससे घिरा है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्या, त्रिपुरा। ठीक है, त्रि मतलब 3, पूरा घिरा हुआ है तीनों साइड से, तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आप लोग का, रतन जोत क्या है। याद रखिएगा, रतन जोत पौधा, एक जो है प्लांट है रतन जोत, और इसको बोला जाता है क्या, बायोडीजल वाला प्लांट बोला जाता है। मतलब इससे डीजल तैयार किया जाता है। डीजल तो हम लोग कहाँ से भाई, पेट्रोलियम से शुरू करते हैं, तैयार करते हैं, उसका जो है भंजक आसवन कराते हैं। थोड़ा सा आगे बात तो समझा दे रहे हैं, सुनिएगा। और पहले बहुत बार आप लोग को पढ़ाए हैं, पेट्रोलियम और पेट्रोल बोथ आर डिफरेंट। ध्यान रखिएगा, पेट्रोल और पेट्रोलियम में अंतर है। पेट्रोल क्या होता है भैया, तो सुनिएगा, ये शुद्ध रूप होता है, प्यूरिफाई किया हुआ रूप होता है। या वो कौन आता है, ये हम लोग जो तेल खाते हैं, रिफाइंड। तो ये रिफाइंड किया हुआ है पेट्रोल, किसका, पेट्रोलियम का। और पेट्रोलियम क्या है, तो पहले उसको देख लीजिए। तो इसको हम लोग पढ़े थे लगभग 7वीं 8वीं क्लास में, है ना। पेट्रोलियम का मतलब है पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा मतलब होता है चट्टान, ओलियम मीन्स आयल। मतलब जब खनिज तेल चट्टान से निकाला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेट्रोलियम। और सुनिएगा, ये जो है कच्चा माल होता है, कच्चा खनिज तेल होता है। इंग्लिश में इसको वर्ड यूज करते हैं क्रूड ऑयल होता है। एक क्रूड ऑयल है, और जब इसका हम लोग क्या करते हैं, भंजक आसवन कराते हैं, भंजक आसवन। एक बार इस मेथड को देख भी लीजिएगा कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण
किस मेथड से कराया जाता है, किस प्रोसेस से कराया जाता है। तो हमारे याद के हिसाब से बता दे रहे हैं, इससे आप लोग एक बार चेक करेंगे। भंजक आसवन मेथड से जो है हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण कराते हैं। ठीक है, अब जब ये पेट्रोलियम का शुद्धिकरण कराते हैं तो इससे बहुत सारे चीज हमको मिलते हैं। क्या क्या मिलता है भैया, तो देख लीजिए, पेट्रोल, फिर क्या होगा भैया, डीजल, फिर क्या रहेगा, ग्रीस, हाँ ग्रीस, ठीक है, या ग्रीस जो भी कहिए, फिर पैराफिन, पैराफिन मोम, ठीक है, हाँ क्या बोल रहे, हाँ वो तो गैस तो निकलेगा ही, है ना। केरोसिन भी आ सकता है, बराबर है, केरोसिन, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट हैं, किसके, रॉकेल ऑयल भी बोलते हैं इसको, केरोसिन को हिंदी में, महाराष्ट्र में, है ना। तो ये पेट्रोलियम है कच्चा पदार्थ, जब इसका जो है हम लोग जो है क्या कराते हैं, शुद्धिकरण कराते हैं, ठीक है, रिफाइन करते हैं, तब मिलता है पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, पैराफिन मोम, केरोसिन। और एक चीज़ सुने होंगे, डांबर। डांबर क्या होता है, रोड पे जो बिछाया जाता है, अलकतरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलती है कहाँ से, पेट्रोलियम से। अब क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम जो है किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेट्रोलियम जो है किस प्रकार के चट्टान से निकाला जाता है, तो याद रखेंगे, अवसादी चट्टान, जिसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। किससे निकाला जाता है, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। और याद रखिएगा, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक से जो है पेट्रोलियम जो है क्या होता है, निकाला जाता है। और ये भी बताए हुए हैं कि पेट्रोलियम का सर्वाधिक जो हमारे देश में जो है अगर उत्पादन होता है, लगभग 50%, 46% के आसपास है। वो कहाँ से, बम्बे हाई, महाराष्ट्र, बम्बे हाई से लगभग जो है 46%, आधा मान लीजिए, यहीं से प्रोडक्ट होता है, बम्बे हाई। ओके, इसमें और भी चीज़ें पढ़नी है, देखते रहेंगे। अच्छे, एक चीज़ माइंड में आ रहा है, इसको हम लोग पेट्रोलियम को जो है ये भी बोल सकते हैं, क्या, ये जिससे जो है फॉसिल्स, फॉसिल्स बोले तो जीवाश्म तेल भी इसको बोल सकते हैं, जीवाश्म ईंधन भी इसको बोल सकते हैं, किसको, पेट्रोलियम को। इसलिए कि सेडिमेंट्री रॉक में ऑयल आया कहाँ से, तो वो जो है कई सालों, करोड़ों, लाखों साल पहले, हजारों साल पहले जीव जंतु दब गए होंगे और उनसे जो है वो चट्टान के बीच में दबे, उससे जो है क्या, ये निकलता है, क्या चीज़, पेट्रोलियम। ओके, नेक्स्ट चलिए, हाँ बोलिए, क्या चीज, हाँ नहीं, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल हो गया। क्रूड ऑयल तो किसी का भी हो सकता है, कोई भी, फिर उसको प्यूरिफाई करके रिफाइन करेंगे उसको, ठीक है। लेकिन ये पेट्रोलियम एक क्रूड कच्चा माल है, ऐसा बोलिए, ठीक है। इम्प्योर बोल सकते हैं, अशुद्ध। और जब उसको शुद्ध कराते हैं तब ये सभी चीज़ें जो है क्या, आउट होती हैं। आइए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश की चाल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अक्सर ये पूछता है कि, और ध्यान रखेंगे, प्रकाश की चाल पूछता है तो ऐसा नहीं कि कांच में, पानी में, नहीं, वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ जो बोली जाती है क्या चीज़ भाई, कि प्रकाश की चाल क्या होती है, तो या तो वैक्यूम में या एयर में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो याद रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रुकना भैया, क्यों रुकना, कि ऐसा न देके एग्जाम में आपको ऐसा भी दे सकता है 3 × 10⁵। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड। तो घबराना नहीं है, किलोमीटर में कन्वर्ट किए तो यहाँ का 3 जीरो क्या हो गया, खत्म। 1000 से भाग करेंगे ना, 3 जीरो खत्म हो जाएगा। तो याद रखेंगे, यही याद रखिए जनरली कि ये प्रकाश की चाल जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
या ऐसे भी बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसको 3 लाख बोल सकते हैं। 3 पे कितने शून्य हो जाएंगे? 5, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। समझिए कितना तेज है लाइट, कितना फास्ट चलता है। अब क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल को सबसे पहली बार किसने मापा था? तो याद रखेंगे प्रकाश की चाल को मापने वाला वैज्ञानिक का नाम है रोमर। क्या नाम है? रोमर। ओके, हाँ रोमर लिख दे, रोमर। इन्होंने जो है प्रकाश की चाल को मापा था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा एक दो क्वेश्चन छूट गया। हाँ एक क्वेश्चन छूट रहा है, सुनिएगा। ये रतन ज्योत बता दिए थे ना कि रतन ज्योत क्या है? एक बायोडीजल है, पौधा है, प्लांट है, उसे डीजल तैयार किया जाता है। अब सुनिएगा, बीच में क्वेश्चन छूट गया था, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है? द्वीप बोले तो क्या बोलते हैं हम लोग? आइलैंड। द्वीप बोले तो क्या है? आइलैंड। और आइलैंड बोले तो हिंदी में टापू, और टापू बोले तो क्या? द लैंड विच इज सराउंडेड बाई वाटर। वैसी भूमि जो पानी से चारों तरफ से क्या है? घिरी हुई है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? द्वीप या आइलैंड या टापू। तो श्रीहरिकोटा, एक श्रीहरिकोटा का नाम सुने हैं आंध्र प्रदेश में? श्रीहरिकोटा, तो आंध्र प्रदेश में जो है वो क्या है? तो सैटेलाइट वगैरह जो लॉन्च किए जाते हैं अंतरिक्ष से रिलेटेड है श्रीहरिकोटा, और ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। क्लियर? अब हम लोग क्या जान रहे हैं यहाँ पे कि श्रीहरिकोटा द्वीप, आइलैंड, टापू, श्रीहरिकोटा द्वीप ये कहाँ है? तो याद रखेंगे, ये पुलिकट झील का नाम सुने हैं? कहाँ है? तमिलनाडु। याद रखिएगा, पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु। पुलिकट, पुलिकट झील ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो इसी पुलिकट झील में ये द्वीप है, उसका नाम है क्या? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा ये पुलिकट झील में है। एक पुलिकट झील है, ये तमिलनाडु में है। एक मणिपुर में है, कौन सा? लोकटक झील। याद रखिएगा, लोकटक झील ये कहाँ भैया? मणिपुर। मणिपुर, ठीक है। तो अब याद रखिए कि पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में है, और लोकटक, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर। तो श्रीहरिकोटा द्वीप है पुलिकट झील में, तमिलनाडु। ओके, और अब एक क्वेश्चन और माइंड में आया था। हाँ, अब झील की बात आई है तो ऐसे थोड़ा सा हिंट कर दें, पढ़ाए हुए हैं कि झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, झीलों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं लिम्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लेक्स, झीलों का अध्ययन, उसको बोला जाता है क्या? लिम्नोलॉजी। ध्यान से देखिएगा इस सब चीज़ों को, लिम्नोलॉजी, झीलों का अध्ययन। अब बात है कि भाई झील की बात आ गई है, तो एक हमको याद आया था, फिर से मिस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? चलिए जल्दी, याद आएगा तो आपको बताएंगे। झील के बारे में बहुत सारा चीज़ें बताएंगे, लेकिन एक झील का नाम याद आया था, वो बताना था। ठीक है, देखेंगे। अगला देखिएगा, नहीं अब देखेंगे केंद्र और राज्यों के बीच, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? सुनिएगा, केंद्र और राज्य के बीच ठन गया, ममता दीदी जो है म से ममता, म से मोदी जी से रूठ गई। ठीक है ना, हम ये नहीं मानेंगे, जीएसटी हम लागू नहीं करेंगे। आप कौन होते हैं? हम नहीं करेंगे। अब दोनों के बीच टकराव हो गया किसी कारण को लेकर, दो माने राज्य के बीच और केंद्र सरकार के बीच। तो भैया दो बड़े बड़े लड़ेंगे तो उनका निपटारा करने के लिए बड़ा ही आदमी चाहिए, छोटा का तो कोई वैल्यू नहीं। भाग चल तू हट सामने, तू आता हमारा केस फरियाने के लिए, ऐसी बात आ जाएगी। नहीं तो उसमें बड़ा को ही इन्वॉल्व होना पड़ता है। जब बड़ा जो मैटर है तो उसको बड़ा ही क्या करेगा? निपटारा करेगा। कौन? सर्वोच्च न्यायालय, सबका मालिक एक। भारत में
सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? एक। अभी बोले थे सबका मालिक एक, ध्यान रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ है भैया? दिल्ली में। अब ध्यान दीजिएगा, तो दो राज्यों के बीच जो है, दो राज्य बोले नहीं, केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य, इनके बीच कोई बात को लेकर विवाद हो गया, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गई, तो इसका निपटारा कौन करे भैया? सर्वोच्च न्यायालय। अब ये तो क्वेश्चन है, समझ गया आप लोग भी, सर्वोच्च न्यायालय है ना। लेकिन बात आता है कि ये जो है केंद्र और राज्यों के बीच की विवाद को निपटारा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तो करता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है केंद्र और राज्यों के बीच का जो है विवाद को निपटारा करने का? तो सर्वोच्च न्यायालय का होता है प्रारंभिक क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक क्षेत्र। अपीलीय क्षेत्र भी होता है, बहुत सारा है, बताएंगे इसके भी बारे में, लेकिन याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्या चीज़? केंद्र और राज्यों के बीच अगर कोई विवाद है तो उसको निपटारा करना है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। BCG, बहुत सारे लोग को BCG का टीका दिया जाता है, ठीक है, BCG का टीका, टेटनस का टीका, ये सब दिलवाते हैं ना। पोलियो का भी टीका दिया जाता है, बच्चा जो जैसे ही पैदा होता है उसके जो है पीरियड होते हैं, उसके बाद जो है क्या दिया जाता है, बहुत सारे इंजेक्शन, TT का, BCG का, ये सब दिया जाता है। तो BCG का मतलब क्या होता है? BCG बहुत बढ़िया है। तो BCG स्टैंड फॉर बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। क्या बोल रहे हैं? बैसिलस कालमेट, ठीक है, ग्यूरिन, ठीक है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये BCG का टीका। अब क्वेश्चन है कि ये टीका जो है, टीका बोले तो क्या पंडित जी वाला ऐसा टीका नहीं, ये है वैक्सीनेशन, इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन है ये। हम लोग पहले बचपन में सुनते थे कि टीका दिलाएगा स्कूल में, तो खुश हो जाते थे, और जब देखते थे कि निकाल रहा है इंजेक्शन, भाग भैया, जैसे जान बचा के भागो, ठीक है ऐसी बात आ जाती थी। तो सुनिएगा, ये BCG का टीका किस रोग के अगेंस्ट में दिया जाता है, किस डिजीज के अगेंस्ट में दिया जाता है? तो याद के क्षय रोग, और क्षय रोग बोले तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? TB। वो वाला TB नहीं जो घर में हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये है TB स्टैंड फॉर क्या? ट्यूबरक्लोसिस। और क्वेश्चन पूछता है कि TB रोग जो है किससे होता है? तो याद रखेंगे TB और B से क्या हो गया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है क्या? TB, ट्यूबरक्लोसिस। ओके, और याद रखेंगे कि TB से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा, लंग्स उसको हम लोग बोलते हैं, लंग्स हमारा क्या होता है? प्रभावित होता है। चलिए इसी तरह से मस्ती के साथ हम लोग क्या पढ़ते रहेंगे। और भैया जिनको कहीं भी तकलीफ होगा पूछना आप लोग, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आप लोग तो कोई कमेंट नहीं करते कि हमारी अर्पणा तिवारी को छोड़कर, ठीक है, धन्यवाद। अब देखो मत देखो, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपना काम है आगे बढ़ते रहना, रुकना नहीं है, ध्यान रखना। जीवन में कभी रुको नहीं, एक ही बार रुकना है जब भगवान के दरबार में चला जाएगा, ठीक है, वैसा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, अब क्वेश्चन है, यहाँ बढ़िया क्वेश्चन है, ये TB जो है बीमारी, ये जनरली कैसे फैलता है? तो ये जो है पालतू जीव जो होते हैं ना, जानवर, घर में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली पाले हुए हैं, तो उन पे जो है ये बैक्टीरिया मिल सकते हैं और उनसे फैल सकता है बीमारी, ठीक है, पालतू जीवों से फैलता है। और याद रखिएगा कि जिसको TB की बीमारी होती है तो खांसी रहेगी, और खांसी के साथ कभी कभी उसको क्या स्पीड जब करेगा, थूकेगा, तो उसमें क्या आएगा? ब्लड आएगा खांसी के साथ, एक उसका पहचान भी है, ठीक है। अब इसके लिए तो ये
इंजेक्शन ही है वैक्सीनेशन, और इसके लिए कारगर जो है दवा भी है एक और, जिसका नाम है डॉट्स। क्वेश्चन देगा, डॉट्स जो है, डॉट्स जो है टैबलेट है, गोलियां हैं, जो भी है, ठीक है, ये किसके लिए दवा है भाई? तो याद रखेंगे टीबी की बीमारी के लिए है, डॉट्स, याद रहेगा। ओके, बहुत बढ़िया, और आप लोग बढ़िया सुन भी रहे हैं, लेकिन भैया घर पे याद करना, ठीक है, नहीं तो बहुत बना के मारते भी हैं, होश में रहना, ठीक है, बिहारी स्टाइल में पढ़ाई करो। कल एक मैसेज हमारे सुमित भैया भेजे थे, शायद नहीं सचिन भेजे थे, कि अभी अगर 6 घंटे मेहनत नहीं कर सकते हैं तो 12 घंटे मजदूरी करने के लिए रेडी हो जाओ। अब आपको चूज करना है, सिलेक्ट करना है कि 6 घंटे मेहनत करना है कि 12 घंटे उधर वाला मेहनत करना है। तो भैया बाबू हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी का मेहनत बहुत आगे सुखी रहोगे, और अभी मस्ती में हो जाओगे तो आगे हमारे फैक्ट्री वगैरह में भी आते हैं बहुत सारे बेचारे, उनको हंस नहीं रहे हम, लेकिन मजबूरी है। उस समय वो जब पढ़ाई था, माँ बाप ध्यान दे रहे थे, वो मस्ती में थे, अब क्या करते, बड़े बड़े बोझ उठाकर फेंकते हैं, और ये भरी धूप में, चिलचिलाती हुई धूप में वो ग्रास काटते हुए नजर आते हैं। हम लोग तो तुरंत धूप में, यार भाग घर में, यार कूलर चालू करो, एसी चालू करो, उसमें भागते हैं। लेकिन अब उनका नसीब देखो, किस्मत, हम लोग बोलते हैं किस्मत पे सब डिपेंड है। यार किस्मत कहाँ से आता है? अपना जैसा करोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप मेहनत कर लियो, हम देखो शुरू से ही हम लोग मेहनत किए हुए हैं भैया, 10-10, 12-12 घंटे पढ़े हुए हैं, तब आज आपके सामने इतना जो है ओपनली जो है चैलेंज के साथ आपको पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, अब भी आप लोग मेहनत कर दो, जी जान लगा लो, साल 2 साल 3 साल मेहनत एकदम रगड़ के कर लो, आगे आपका लाइफ बढ़िया है, चकाचक है, कहीं भी रहोगे, ठीक है। तो याद रखिएगा। और नीचे में उस सेंटेंस लिखा था कि शिक्षा बहुत जरूरी है, नहीं मेहनत करोगे, नहीं पढ़ोगे भैया, तो वही काम करना होगा 12 घंटे वाला, और नहीं तो अभी 6 घंटा मेहनत कर लो, ठीक है। और उस समय अगर अभी का मेहनत रहेगा और उस समय 12 घंटा काम करोगे तो 12 गुना पैसा इनकम कमाओगे आप, मनी आएगा। लेकिन अभी मेहनत नहीं करोगे तो 12 गुना मेहनत करना है, लेकिन पैसा उतना मिलेगा नहीं। और ये आर्थिक दुनिया है, अभी का दौर जो है आर्थिक युग है, पैसा है बाप नहीं भैया, सबसे बड़ा रुपया, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ बोलिए। उसको ऑफलाइन में बताएंगे वीडियो में नहीं, ऑफलाइन में बताएंगे। आइए, हमको मोटिवेट हम खुद से होते हैं। आइए, केप केमोरिन क्या है? नाम सुने होंगे आप लोग भी, कल कन्याकुमारी का नाम आया था क्या? परसों दिन केप कोमोरिन। और ध्यान देंगे, हम लोग कल परसों वाले वीडियो में पढ़े थे, है ना, कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ है? कन्याकुमारी में पढ़े थे। वहाँ पे रॉक मेमोरियल भी है, वो किसके? स्वामी विवेकानंद का वहाँ पे स्टैचू भी बना हुआ है ना। तो ध्यान रखेंगे, केप कोमोरिन क्या है, इससे रिलेटेड चीज़ आपको पढ़ाते हैं। तो केप कोमोरिन जो है भारत का दक्षिणी छोर है, उसी को कहते हैं हम लोग। किसको? भारत का दक्षिणतम बिंदु। थोड़ा सा स्थान का डिफरेंस हो सकता है, दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। और बात आ गई अब बिंदु की, तो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। अब देखना, थोड़ा सा दक्षिण का है, कट नहीं रहा ना, इधर लिखते हैं दक्षिण का बिंदु। भारत के बारे में, भारत किस में हो रहा है सब बातें, उत्तर का, पूरब का, और क्या गया, पश्चिम का। और भैया पढ़ लो, इतने स्मार्ट सर नहीं मिलने वाले, होश में रहना। मिलेंगे, यूट्यूब पर मिल सकते हैं, लेकिन इसे ऑफलाइन में नहीं मिलेंगे, इधर ढूंढ लेना, पूरे चंडपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, मराठी मध्ये, ठीक है, हिंदी मध्ये नहीं मिलते। अब आना तो भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो अभी इंदिरा
पॉइंट। देखिए क्या है कि जब जैसा मूड रहता है ना उसके हिसाब से पढ़ाई होता है। उस दिन भी आया था लेकिन इतना डिटेल में नहीं बताया, अब अभी मूड में आ गया, नहीं बच्चों को बता ही देते हैं। तो ध्यान रखिएगा इंदिरा पॉइंट, और दूसरा क्या है उत्तर का इंदिरा कॉल। और ध्यान रखेंगे पूरब का है कौन सा वालांगू, वालांगू। अब थोड़ा सा लिखने में नामों में अलग हो सकता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, वालांगू, ठीक है। और पश्चिम का है जो आप लोग सरक्रिक वाला नाम सुने हैं, ठीक है, कहाँ गुजरात में, कच्छ, कच्छ के रण में है, उसका पार्टिकुलर नाम देखिएगा, कच्छ के रण में है, ये है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट आप लोग भैया याद रखना। तो दक्षिणतम बिंदु जो है हमारे देश का इंदिरा पॉइंट, अरे यार वीडियो देखो बट उस चलते भी तो कम से कम वीडियो देखोगे, चलो जान दो। तो इंदिरा पॉइंट याद रखेंगे। तो इंदिरा पॉइंट का है दूसरा नाम याद रखिएगा, क्या है केप केमोरिन। और कहाँ है भैया तमिलनाडु, कन्याकुमारी का नाम हमने बताया था, ठीक है। तो याद रखेंगे केप केमोरिन, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु। और इसी का एक और नाम है अलेक्जेंड्रिया ऑफ द ईस्ट, याद रखना भैया, बढ़िया इंपॉर्टेंट। केप कोमरून को ही हम लोग बोलते हैं क्या अलेक्जेंड्रिया ऑफ द ईस्ट, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, ऑफ द ईस्ट, ऑफ द ईस्ट। और सुन लो भैया एकदम एक एक चीज पढ़ा रहे हैं, इतना के बाद कंपटीशन नहीं निकालोगे तो फिर मुश्किल है, ठीक है, निकलेगा 100%। आओ देखो, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ कन्याकुमारी तमिलनाडु है ना, उसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं केप केमोरिन। सुनो हम तो बता दें कि उसी को दूसरे नाम से जानते हैं, थोड़ा जगह इधर उधर हो सकता है पॉइंट, उसको भी बताते हैं। अब इसी को एक और नाम से भी जानते हैं, क्या चीज़ अलेक्जेंड्रिया ऑफ द ईस्ट। अच्छा एक वर्ड हमने यूज किया कि जगह इधर उधर हो सकता है, तो अब सुनिएगा वो क्यों बोले हैं, सुनिएगा। जैसे मैं यहाँ पे आया था इंटरव्यू देने, मैंने एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम के बाद मेडिकल के लिए आया था। तो हमसे जो है डॉक्टर जो है, जब हमारा मेडिकल चल रहा था तो डॉक्टर पूछे क्या कि भारत में सबसे अधिक वर्षा या दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो हम बोले उस समय तो अपना एकदम भाई करंटे में तो हम लोग तैयारी वाले, हम बोले कि सर भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है एक जगह है मासिन राम, ठीक है, मेघालय में, उसके पहले जो है चेरापूंजी में होता था। चेरापूंजी में दुनिया का सबसे अधिक वर्षा जो है रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। और लेकिन अब जगह वो क्या हो गया, बदल गया। अब चेरापूंजी में वो जगह अलग से हो गया, क्या चीज़ मासिन राम। तो डॉक्टर बोला हाँ देखो ये बिहार का बच्चा होता है, बड़ सब इसको याद है। हम हाँ सर थैंक यू सर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो याद रखेंगे चेरापूंजी कहाँ है भैया, तो मेघालय, मेघालय में चेरापूंजी, और वहीं पे एक पार्टिकुलर जगह अब हो गया है क्या मासिन राम, याद रखिएगा। वहाँ पे सर्वाधिक जो है सेंटीमीटर में जो है वर्षा क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ओके नेक्स्ट आगे बोलिए। हाँ तो वही दक्षिणतम भारत का वहाँ क्यों बोला, देखो अब हमको कोई कोई बिपिन लाल श्रीवास्तव बोलता है, अब कोई कोई अच्छा छोटका वाला सर, तो जिसको जैसा मन वैसा बोलो। तो कोई आया होगा, अब जो पूछ रहे उसके पीछे घटना होगा, कोई आया होगा, जैसे हमारे देश पे क्या विदेशियों का बार बार क्या रहा है, शासन रहा है, वो अपने मन से अपना नाम डाल दिया, किसी ने केप केमोरिन डाल दिया, लेकिन इसके पीछे रीजन है, हम पढ़े हुए, ऐसा नहीं है अभी माइंड में नहीं है, आपको हम बता देंगे, ठीक है। हाँ है ऐसा नहीं, सही है। अब सुनेंगे, अब क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ गया, लो इसको भी नहीं छोड़ते हैं, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सुना भैया, अब सबका कर्तव्य है, ऐसा नहीं खाली मोदी जी ही काम करेंगे, हम लोग घर में सोए रहेंगे,
हर नागरिक का कर्तव्य है, ड्यूटीज है, और हमारे संविधान ने दिया है। और हमारे संविधान ने कितना दिया? 10। मौलिक कर्तव्य कितना दिया था? 10। मतलब हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10। लेकिन 10 नहीं, बस अभी एक और जोड़ना है। करंट में अगर पूछता है कि वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, तो क्या बोलेंगे? तो 11वां जो है, लास्ट वाला जो जोड़ा गया था, वो कब जोड़ा गया था? तो 2002 में। कौन सा संविधान संशोधन? यस, 86। तो सुनिएगा, पहले इसका हम क्लियर कट बताते हैं। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, फंडामेंटल ड्यूटीज थे। अब जो है एक जोड़ा गया वर्ष 2002 में। हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। कौन सा अमेंडमेंट? 86वां संविधान संशोधन किया गया, और उसके साथ साथ एक जोड़ दिया गया। अब प्रेजेंट में कितना हो गया? 11। तो 11वां कौन सा है कि हर पेरेंट्स का ये दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है, ड्यूटी है। क्या चीज़? कि अपने बच्चों को मिनिमम प्राइमरी एजुकेशन देना। क्या चीज़? मिनिमम प्राइमरी एजुकेशन देना है। और ध्यान रखिएगा, प्राइमरी एजुकेशन का पूछता है कि उसके लिए मिनिमम एज क्या है, तो याद रखेंगे 6 से लेके कितना? 14 साल। ये होता है प्राइमरी एजुकेशन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी जो है भारत सरकार का एजुकेशन की पॉलिसी थोड़ा सा चेंज हुई है। और पहले जो है 5 साल कंप्लीट होता था तो बच्चे का एडमिशन फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता था। अभी शायद चेंज हो गया, 6 साल हो गया। ठीक है, इसको कंफर्म कीजिएगा। 6 साल अभी हो गया। 6 साल का बच्चा होगा तब फर्स्ट में एडमिशन होगा उसका। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब बात आ गई कि मौलिक कर्तव्य जो है, ध्यान से भैया सुन लेना, हमेशा के लिए याद। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब सुनिएगा, ये मौलिक कर्तव्य के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक कर्तव्य जो है हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लेकर जोड़े गए, तो याद रखेंगे रूस के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है, याद रहेगा। और इसको जोड़ा गया है कहाँ पे? संविधान का भाग कौन सा है? 4। 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है, और चौथा जो है किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य किस में है? भाग 4। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद, सब भूल रहे हो आप लोग, इसीलिए हम बार बार रिपीट करते हैं। अनुच्छेद जो है 51 का क, चाहे एक कहिए, बात वही है। तो अनुच्छेद 51 के क में जो है मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। ठीक है, और भाग 4 है, और लिया गया कहाँ से? तो रूस के संविधान से लिया गया। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में कितने हैं? 4। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि मधेसी आंदोलन किस देश से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? सुनिएगा, जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं, झारखंड में एक आंदोलन हुआ था, मुंडा विद्रोह। नहीं, कहाँ? झारखंड। जिसके नेता थे कौन? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह। मुंडा एक जनजाति है, जाति है, कहाँ पाई जाती है? मेन रूप से झारखंड में। ठीक है, अब यहाँ पे है एक मोपला विद्रोह। कहाँ हुआ था? केरल। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। भैया पीछे वाले लोग समझ रहे हैं क्या? हेलो भैया, समझ रहे हैं आप लोग? दिक्कत होगा, सभी को पूछना है, बार बार बोलते हैं। इधर वाले भैया लोग, हाँ, आवाज़ सबके पास जा रही है ना? चलिए तो यहाँ पे कि मधेसी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे मधेसी आंदोलन का संबंध किससे? नेपाल से संबंधित है। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मधेसी आंदोलन का संबंध किससे है? नेपाल से। ओके, नेक्स्ट। अब देखिएगा, लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? लो भैया आ गया लोकसभा। और लोकसभा को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? निम्न सदन, लोअर असेंबली बोलते हैं। लोकसभा को क्या बोलते हैं हम लोग? लोअर असेंबली बोलते हैं। अब लोकसभा आ गया तो थोड़ा सा देखिएगा, लोकसभा
सभा। पढ़ा है बहुत बार, ध्यान देना। हमारा काम है रिवीजन, एकदम कंफर्म हो जाओ आप, ठीक है। तो लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? लोक, ल से शुरू हो रहा है, लोक, लो से लो समझिए, लो मतलब क्या? नीचा, निम्न, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निम्न सदन भी बोलते हैं, सदन। अब क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो याद रखेंगे 25 साल। अब ऐसा न पूछ के बोल देगा क्या चीज़ कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए, यही याद रखिएगा 25 साल। मतलब श्रीवास्तव सर अगला टक्कर मोदी जी को दे सकते हैं, नहीं हो, लेकिन ऐसा टक्कर रहेगा कहाँ बॉटम में रहेगा कुछ पता भी नहीं चलेगा। नहीं, हाँ, अब ये मोदी जी नहीं भैया, मोदी जी तो उगता हुआ सूरज, चमकता हुआ सितारा है वो, अभी उनका टक्कर देने वाले कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देखेंगे, ठीक है। सभी उलझे रहते हैं आपस में लड़ने में, लेकिन मोदी जी अपना काम करते हैं, करने दीजिए जो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए? 25, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा जो है इसका कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 साल। लोकसभा को भंग किया जा सकता है क्या? यस, हर 5 साल पे लोकसभा क्या होती है? भंग होती है। बीच में भी भंग हो सकती है, और बीच में भंग होगी तो मध्यावधि चुनाव कराना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? कौन कर सकता है लोकसभा का भंग? तो याद रखेंगे, लोकसभा को भंग करने का अधिकार एक ही व्यक्ति के पास है, दैट इज आवर प्रेसिडेंट। हमारे कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन वो भी अपने मन से नहीं है, चलो भंग करते हैं, मोदी जी हमारे मन से काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री के सलाह पर ही लोकसभा को भंग करेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, और लोकसभा को भंग कर सकते हैं, इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? थोड़ा एक बार देखिए, कंफ्यूज हो रहे हैं हम, ठीक है। राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत? एक बार हमको कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, अभी बताइए, आप लोग सर्च कीजिए। अब आते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? अच्छा हाँ, आ गया याद, शायद 85 है क्या? देखो एक बार, अनुच्छेद 185 है, सॉरी 185 नहीं, 85, जिसके तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते। एक बार सर्च मारिए, याद आ गया, अनुच्छेद 85। अब थोड़ा सुन लीजिएगा, अब थोड़ा ध्यान देते हैं नेक्स्ट कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552। अच्छा हाँ, सर्च किए, 85 है ना? 85 ही है, कंफर्म हो गए। जब ऊपर से हमारा ऑर्डर हो गया यहाँ से तो बराबर है, कोई अब गलती नहीं काटेगा। अनुच्छेद 85, जिसके तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो 552, और ये 552 जो है मैक्सिमम, इसका एक लिमिट रखा गया है, कब तक? 2026 तक। संविधान में या संशोधन करके या संसद में पारित करा के ऐसा किया गया है कि 2026 ईस्वी तक मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 52। अब 2026 के बाद इसको घटा बढ़ा सकते, अब जैसा बैठक होगी अपना करेंगे, बढ़ेगा या घटेगा, नया जीके हो सकता है, और नहीं तो इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अब सुनिएगा, अधिकतम संख्या है 552, लेकिन जो वर्तमान में चुनाव कराया जाता है तो कितने? तो याद रखिएगा, 543 पोस्ट के लिए चुनाव कराया जाता है, 543। और क्या चीज़, इसमें से 2 पोस्ट जो है वो हमारे प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखा गया है। वो खुश हो गए तो श्रीवास्तव जी को भी इसमें बैठा देंगे। मतलब 2 एंग्लो इंडियन को चुनते हैं, कौन? राष्ट्रपति। किसमें? लोकसभा में। याद रहेगा? तो याद रखेंगे,
अधिकतम हो सकता है कितना 552, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितना चल रहा है 545, 545 और 545 में दो कैटेगरी कर दीजिए, क्या चीज़ 543। अब इसको ऐसा कर दीजिए कितना 545, अब दो कैटेगरी इसका हो गया, ठीक है, एक हो गया 543 543 और दूसरा हो गया कितना 2। तो 2 जो होता है ये रिजर्व है, किसके लिए प्रेसिडेंट के लिए, 2 एंग्लो इंडियन को नामित करते हैं। तो मेन यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि लोकसभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, देश के आज़ादी की बात, ठीक है, देश को आज़ादी मिल गया था 15 अगस्त 1947 को। तो ये जो लोकसभा की पहली आम चुनाव, हमारे देश में आम चुनाव पहली बार कब हुआ था 1951-52 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1951-52 जब हमारा संविधान लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हो गया, हम लोग तब जो है संप्रभुत्व संपन्न पूर्ण गणराज्य हुए, रिपब्लिक हो गए। कब, जब 26 जनवरी 1950 को अपना क्या संविधान लागू हो गया, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा कि पहला आम चुनाव हुआ था कब भाई 1951-52 में। अब क्वेश्चन है कि पहली बार जो है लोकसभा की बैठक कब हुई थी, तो याद रखेंगे 13 मई 1952, 13 मई 1950, याद रहेगा क्या, ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी कब 13 मई 1952 को। कोई तकलीफ, आखिरी क्वेश्चन अब नेक्स्ट, हाँ आपकी तकलीफ इसको खत्म कर दीजिए, इसके बाद इसी का पूछेगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होते हैं, तो सुनना भैया क्वेश्चन वही है, खाली उसका रूप चेंज हो गया है, ठीक है, वही है आदमी, केवल उसका वस्त्र चेंज हो गया है। क्या चीज़ आप लोग हम पढ़ाए हुए हैं, सोलर प्लेट, सोलर कुकर, और आजकल देखे होंगे छत वगैरह पे बड़े बड़े जो है सोलर प्लेट लगते हैं, नहीं, तो उसमें एक धातु का प्रयोग किया जाता है। वही क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में जो है, या बोल सकते हैं सोलर कुकर में या सोलर जो प्लेट होते हैं उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना भैया सीजियम, क्या बोलेंगे सीजियम, सीजियम धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोलर प्लेट होते हैं, सोलर कुकर होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल हैं, उनमें किस मिरर का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे उसमें कौन सा कनकेव मिरर, बोले तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण, याद रखना भैया। और अवतल दर्पण क्या करता है भाई, तो सनलाइट को जो क्या करता है एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, उसको इकट्ठा करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सोलर प्लेट हो गए या फोटो इलेक्ट्रिक सेल हो गए, उनका काम क्या है, फंक्शन क्या है, तो याद रखेंगे सोलर एनर्जी को, सनलाइट को वो कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। फिर उस इलेक्ट्रिक को हम लोग वेरियस टाइप में, हीट में, जैसा कन्वर्ट करना है अपना फैन वगैरह लाइट वगैरह चला सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या, तो ध्यान रखेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उसमें किस धातु का प्रयोग करते हैं, सीजियम, उसमें कौन सा दर्पण रहता है, मिरर रहता है, अवतल दर्पण रहता है, याद रहेगा। ओके, अब देख लेते हैं फाइनली इसका क्वेश्चन क्या है, यही है। तो ध्यान से आप लोग पढ़ते चलिए। तो सोलर प्लेट की बात आई थी, तो आजकल जो है एनर्जी का नया सोर्स है क्या, सोलर एनर्जी, ठीक है। इसलिए कि जो ट्रेडिशनल हमारे जो है पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोलियम ये, और फिर क्या है कोल वगैरह है, इनका भंडार अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो भाई जब ये खत्म हो रहा है तो दूसरा हमको अल्टरनेट सोर्स देखना पड़ेगा ना। तो अल्टरनेट सोर्स के रूप में यूज़ किया जा रहा है सोलर एनर्जी। इसके अलावा जो है बहुत सारे विंड एनर्जी यूज हम लोग करते हैं, टाइडल एनर्जी, जो ज्वार भाटा आता है समुद्र में, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब पैदा किया जाता है, एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी का आप लोग सुने ही होंगे, अपना पहला पावर प्लांट, एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया था, तारापुर, कहाँ है, मुंबई।
ठीक है। इसी तरह से भैया आप लोग इंजॉय से पढ़ते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।